आज के इस लेक्चर में हम स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ेंगे। लोकतंत्र शासन व्यवस्था के अंतर्गत सामान्य तौर पर ये माना गया है कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन होगा। स्वयं जनता के द्वारा जब प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन अब क्योंकि देशों का आकार बहुत बढ़ गया है और जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई है, इसलिए व्यवहारिक तौर पर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग किया जाना संभव नहीं रहा है। इसलिए अब अधिकतर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। स्विट्ज़रलैंड में केंद्रीय स्तर पर तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड के एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन प्रणाली प्रचलित है। अन्य कैंटनों में और संघीय स्तर पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन प्रणाली प्रचलित है। लेकिन संघीय और अन्य कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन के रूप में लोक निर्णय और आरंभक को अपनाया गया है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो स्विट्ज़रलैंड के एक कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन प्रणाली प्रचलित है, लेकिन अन्य कैंटनों में और संघीय क्षेत्र में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रणाली लोक निर्णय और आरंभक को अपनाया गया है। कुछ कैंटनों में वहाँ नागरिकों के लिए मताधिकार का प्रयोग करना अनिवार्य है और कुछ कैंटनों में चुनाव के लिए ही मतदान अनिवार्य है। स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की शासन प्रणाली को क्योंकि एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में अपनाया गया है। ये पूर्ण कैंटन ग्लेरस है और 4 अर्ध कैंटन ऑबवाल्डन, निडवाल्डन, इनर अपेंजल और आउटर अपेंजल है, जहाँ की प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इन जिन कैंटोनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन प्रणाली को अपनाया गया है वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन प्रणाली के रूप में प्रारंभिक सभा या लेजिस्लेटिव पाई जाती है और लोक निर्णय और आरंभक की व्यवस्था पाई जाती है। इन कैंटनों में जहाँ की प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन प्रणाली को अपनाया गया है वहाँ पर कोई व्यवस्थापिका नहीं है। वहाँ पर कानून निर्माण संबंधी जो कार्य किया जाता है वो प्रारंभिक सभा या लेजिस्लेटिव के द्वारा किया जाता है। इन कैंटनों में जो समस्त नागरिक हैं जो कि 20 वर्ष की आयु से अधिक हैं वो प्रारंभिक सभा के सदस्य होते हैं। कैंटनों में नागरिक वर्ष में एक बार या एक से अधिक बार वहाँ पर प्रारंभिक सभाएं होती हैं, जिनमें 20 वर्ष या से अधिक आयु वाले जो स्त्री पुरुष हैं वो इसमें भाग लेते हैं और इसमें जो कानून निर्माण पर जो वाद विवाद होता है उसमें उन्हें मत देने का अधिकार होता है। इस प्रारंभिक सभा को अगले वर्ष के लिए प्रशासनिक कार्य चलाने के लिए एक कार्यकारिणी परिषद का चुनाव किया जाता है, जिसका प्रधान लैंड्समैन कहलाता है। यह प्रारंभिक सभा प्रशासनिक कार्यों की रिपोर्ट और बजट प्रस्तुत करती है। सभा बजट पारित करती है। यह सभा कैंटन के न्यायाधीशों, अन्य सरकारी अधिकारियों और राज्य परिषद के लिए प्रतिनिधि भी चुनती है। प्रारंभिक सभा के द्वारा वो सभी कार्य किए जाते हैं जो अन्य कैंटनों में विधानमंडल करते हैं, अर्थात कैंटनों में ये विधि निर्माण संबंधी कार्य करती हैं, विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करती हैं, बजट प्रस्तुत करने का कार्य और उसको पारित करने का कार्य किया जाता है और प्रशासनिक कार्यों के लिए कार्यकारिणी परिषद का जो निर्वाचन है वो इसके द्वारा किया जाता है।
क्योंकि एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाया गया है, इसलिए इनमें यहाँ पर प्रारंभिक सभा के रूप में नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन संबंधी प्रक्रिया में भाग लेते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो अन्य साधन हैं वो है लोक निर्णय और आरंभिक। क्योंकि स्विट्जरलैंड में एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन प्रणाली को अपनाया गया है, इसलिए वहाँ पर प्रारंभिक सभा होती है जिसमें सभी नागरिक भाग लेकर 20 वर्ष की आयु तक के नागरिक भाग लेकर ये सभी प्रशासनिक और विधायी कार्यों को संपादित करते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड के अन्य कैंटनों में और संघीय स्तर पर जो सरकार है वहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन प्रणाली को अपनाया गया है। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रति अपने जो स्विट्जरलैंड के निवासियों का विश्वास था, उसके कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 2 साधन लोक निर्णय और आरंभिक को यहाँ पर अपनाया गया है संघीय स्तर पर और अन्य कैंटनों में। और इन 2 साधनों के कारण यहाँ पर अंतिम रूप से विधि निर्माण की जो शक्ति है वो कुछ हद तक स्विट्जरलैंड की जनता के पास आ गई है। लोक निर्णय और आरंभिक को स्विट्जरलैंड के अन्य कैंटनों और संघीय स्तर पर अपनाया गया है। यहाँ पर लोक निर्णय और आरंभिक को जो इन कैंटनों में अपनाया गया है उसकी प्रक्रिया निम्न प्रकार से है। लोक निर्णय के 2 प्रकार हैं, अनिवार्य और ऐच्छिक। लोक निर्णय से तात्पर्य किसी भी कानून या अन्य पर जनमत संग्रह करवाने की जो प्रक्रिया है उसको सामान्य तौर पर हम लोक निर्णय कहते हैं। स्विट्जरलैंड में ये माना जाता है कि प्रत्येक कानून पर आवश्यक रूप से जनता की इच्छा अभिव्यक्त होनी चाहिए, इसलिए वहाँ पर व्यवस्थापक द्वारा पारित विधेयकों पर लोक निर्णय करवाया जाता है या जनमत संग्रह करवाया जाता है। और व्यवस्थापक द्वारा पारित कोई विधेयक कानून का रूप तब तक ग्रहण नहीं कर सकता जबकि जनता उसको अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं करते। जनता को आवश्यक है, जनता उसको स्वीकृति प्रदान भी कर सकती है और उसको अस्वीकार भी कर सकती है। लोक निर्णय के क्योंकि 2 प्रकार हैं, अनिवार्य और ऐच्छिक। अनिवार्य लोक निर्णय से तात्पर्य यह है कि विधानमंडल द्वारा पारित सभी विधेयकों पर लोक निर्णय आवश्यक है और जनता की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकता। दूसरा लोक निर्णय का प्रकार है ऐच्छिक लोक निर्णय। और ऐच्छिक लोक निर्णय से तात्पर्य यह है कि यदि जनता की एक निश्चित संख्या निश्चित समय के भीतर विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर लोक निर्णय की मांग करे तभी उस विधेयक को लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। और यदि जनता द्वारा इस प्रकार की मांग नहीं की जाए तो वो विधेयक बिना लोक निर्णय के ही स्वीकृत समझा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के दूसरे साधन के रूप में अन्य कैंटनों में और संघीय स्तर पर आरंभिक को अपनाया गया है। आरंभिक लोक निर्णय के माध्यम से तो क्या होता है कि जनता व्यवस्थापक द्वारा पारित कानूनों पर अपनी सहमति या असहमति प्रदान करती है और इस तरह से वो एक तरीक़ा से निषेधात्मक शक्ति का प्रयोग करती है व्यवस्थापक द्वारा बनाए गए कानून पर। लेकिन आरंभिक जो है वो जनता को यह शक्ति या अधिकार प्रदान करता है कि वो किसी विधेयक का प्रारूप तैयार करे अथवा विधानमंडल से वो यह डिमांड कर सकती है कि विधानमंडल इस विषय पर कोई कानून का निर्माण करे और उस पर लोक निर्णय लिया जाए। आरंभिक के भी 2 प्रकार होते हैं, सविनाशित आरंभिक और अविनाशित आरंभिक। सविनाशित आरंभिक से तात्पर्य यह है कि यदि जनता विधानमंडल के सामने कोई विधेयक का पूर्ण
प्रारूप बनाकर प्रस्तुत करती है और विधानमंडल इस प्रारूप को बिना किसी संशोधन के जनता के सामने अंतिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करती है, तो इसे हम सविनाशित आरंभिक कहते हैं। अर्थात सविनाशित आरंभिक के अंतर्गत विधेयक का जो प्रारूप है वो जनता के द्वारा तैयार किया जाता है। अविनाशित आरंभिक के अंतर्गत जनता व्यवस्थापक के समक्ष अपने ये विचार प्रस्तुत करती है कि इस विषय पर कोई विधेयक का निर्माण किया जाना चाहिए, और यदि व्यवस्थापक इस बात से सहमत होती है तो वह उस पर विधेयक का निर्माण करती है, और यदि असहमत होती है तो वो इन जो उन्होंने विषय या सिद्धांत रखे हैं उनको जनमत जानने के लिए प्रस्तुत करती है, और यदि लोक निर्णय में जनता द्वारा इन सिद्धांतों को स्वीकृत कर लिया जाता है तो विधानमंडल उनके आधार पर विधेयक का प्रारूप तैयार करती है और इस प्रारूप पर पुनः लोक निर्णय लिया जाता है। लोक निर्णय और आरंभिक का प्रयोग कैंटन में और संघीय स्तर पर किया जाता है, और इस तरह से अन्य कैंटनों में जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं है और संघीय स्तर पर, वहाँ पर लोक निर्णय और आरंभिक के माध्यम से जनता कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेती है। वो कानूनों को प्रस्तुतिकरण में और उनके अंतिम रूप से पास करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय और आरंभिक का प्रयोग। स्विट्जरलैंड का जो वर्तमान संविधान है वो 1998 में बनाया गया था और अप्रैल 1999 में इसको लागू किया गया था। इस संविधान के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 138 से और 142 में लोक निर्णय और आरंभिक का किस तरह से प्रयोग किया जाएगा, इसकी क्या प्रक्रिया होगी, इसका वर्णन किया गया है। स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय अलग अलग विषयों पर अनिवार्य या ऐच्छिक होता है, और लोक निर्णय की व्यवस्था संवैधानिक संशोधन और सामान्य कानून दोनों के संबंध में है। स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय की व्यवस्था, क्योंकि हमने कहा है कि अनिवार्य और ऐच्छिक रूप से है, तो वहाँ पर कुछ विषयों पर वहाँ पर जो लोक निर्णय है वो अनिवार्य है। वहाँ पर जो लोक निर्णय अनिवार्य है वो है पूर्ण संवैधानिक संशोधनों के संबंध में। वहाँ पर संविधान संशोधन के संबंध में स्विट्जरलैंड में दो तरह की व्यवस्था है। वहाँ संवैधानिक संशोधन या तो पूर्ण हो सकते हैं या आंशिक हो सकते हैं। जब पूर्ण संवैधानिक संशोधन हो रहा हो तो उस संबंध में ये ज़रूरी है कि वहाँ लोक निर्णय अनिवार्य रूप से करवाया जाना चाहिए। संविधान संशोधन के दो चरण होते हैं, संशोधन की प्रस्तावना और संशोधन की पुष्टि। दोनों ही संशोधन की जब प्रस्तावना और संशोधन की पुष्टि दोनों में ही स्विट्जरलैंड के संविधान में अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था की गई है। कोई भी संशोधन संबंधी प्रस्ताव समक्ष रखा जाता है। जो पूर्ण या आंशिक संशोधन प्रस्ताव तभी लागू होता है जबकि मतदान में भाग लेने वाले स्विट्जरलैंड के जो नागरिक हैं वो अपने बहुमत से तथा कैंटनों के बहुमत द्वारा वो स्वीकार कर लिया जाए। पूर्ण संवैधानिक संशोधन प्रस्ताव दो परिस्थितियों में अनिवार्य रूप से लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। पहला, यदि संघीय संसद के किसी एक सदन या संघीय शासन के द्वारा प्रस्तापित किया गया हो और उसके संबंध में दोनों सदनों में मतभेद हो, तब उस स्थिति में उस पर अनिवार्य रूप से लोक निर्णय किया जाता है यदि दोनों सदनों में मतभेद हो। दूसरा, यदि संविधान संशोधन प्रस्ताव 1 लाख स्विस मतदाताओं द्वारा प्रस्तापित किया गया हो तो इसे जनता के सम्मुख स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। संविधान संशोधन का, क्योंकि पूर्व में बताया है कि स्विट्जरलैंड में संवैधानिक संशोधन दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण और आंशिक संविधान संशोधन। पूर्ण संविधान संशोधन के संबंध में तो वहाँ पर अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था है, लेकिन आंशिक संशोधन का प्रस्ताव और लोक निर्णय वहाँ पर अनिवार्य नहीं है। आंशिक संशोधन के प्रस्ताव और लोक निर्णय के संबंध में वहाँ स्थिति ये है कि यदि संविधान में कोई आंशिक संशोधन का प्रस्ताव
सेविन्यासित आरंभ के रूप में जनता के द्वारा संघीय संसद के पास भेजा जाता है, तो संघीय संसद इसे लोक निर्णय के लिए जनता के सम्मुख और कैंटनों के सम्मुख प्रस्तुत करेगी और संघीय संसद अपनी ओर से इसकी स्वीकृति या असहमति के लिए सिफारिश कर सकती है। यदि संघीय संसद इसकी अस्वीकृति के लिए सिफारिश करती है तो वह वैकल्पिक प्रस्ताव भी तैयार कर सकती है उस संविधान संशोधन का। जनता और कैंटन दोनों को जो सेविनाशित आरंभक है और जो संघीय संसद के द्वारा जो वैकल्पिक प्रस्ताव रखा गया है उस दोनों पर उन्हें अपना मतदान करना होता है और यदि मतदाताओं का बहुमत और कैंटनों का बहुमत किसी एक प्रस्ताव के पक्ष में होता है तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है और दूसरे को अस्वीकृत समझा जाता है। यदि आंशिक संविधान संशोधन का प्रस्ताव अविनाशित रूप में होता है, जनता उसे मुख्य सिद्धांत उसके तय कर देती है तो उसे संघीय संसद के पास भेजती है, तब संघीय संसद सामान्य प्रस्ताव के रूप में उसे प्रस्तुत कर लेती है और वह आंशिक संशोधन का प्रारूप तैयार कर जनता और कैंटनों के सम्मुख लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत करती है। लेकिन यदि वह आरंभक प्रस्ताव से असहमत है तो वह इसे जनता के सम्मुख निर्णय के लिए रखेगी और जनता इस बात का निर्णय करेगी कि उस प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही की जाए अथवा नहीं। यदि जनता आरंभक प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो संसद आरंभिक प्रस्ताव के सामान्य सुझावों के हिसाब से विधेयक का प्रारूप तैयार करती है। तो आंशिक संशोधन में पहले तो आंशिक संशोधन प्रस्ताव को किस तरह से रखा जाए उसके लिए लोक निर्णय की व्यवस्था की गई है। दूसरी उसमें संशोधन प्रस्ताव की पुष्टि के लिए भी लोक निर्णय की व्यवस्था की गई है। आंशिक संशोधन प्रस्ताव की जो पुष्टि है उसके लिए भी जो लोक निर्णय की व्यवस्था है उसके अंतर्गत संशोधन प्रस्ताव जब प्रक्रिया का दूसरा चरण संशोधन की पुष्टि है, चाहे पूर्ण संवैधानिक संशोधन हो या आंशिक संविधान संशोधन हो, दोनों को पुष्टिकरण के लिए रखा जाता है। पुष्टि के लिए प्रस्ताव को लोक निर्णय के लिए रखा जाता है और संशोधन तभी पारित समझा जाता है जब कैंटनों का बहुमत तथा स्विट्जरलैंड संघ की जनता के बहुमत द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है। कैंटनों के मत के संबंध में स्थिति यह है कि जो पूर्ण कैंटन है उनका एक मत माना जाता है और अर्ध कैंटनों का मत आधा गिना जाता है। और क्योंकि स्विट्जरलैंड में 22 पूर्ण कैंटन और एक कुल टोटल ये हैं, तो किसी भी संशोधन प्रस्ताव को पारित होने के लिए ज़रूरी है कि उसे 11.5 कैंटनों के द्वारा और जनता के बहुमत के द्वारा स्वीकार कर लिया जाए। और जब ये कैंटन और जनता का बहुमत इसे स्वीकार कर लेता है तो संविधान में संशोधन हो जाता है। कैंटनों में लोक निर्णय। स्विट्जरलैंड में कैंटनों में भी लोक निर्णय की व्यवस्था को अपनाया गया है। संघीय संविधान के अनुसार सभी कैंटनों में संविधान संशोधन संबंधी जो विधेयक हैं उन पर अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था है। 10 पूर्ण कैंटनों और 1 अर्ध कैंटनों में सामान्य कानूनों पर भी अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था है। 9 पूर्ण कैंटन और 1 अर्ध कैंटन में सामान्य कानूनों पर ऐच्छिक लोक निर्णय की व्यवस्था है। जहाँ ऐच्छिक लोक निर्णय की व्यवस्था है वहाँ यह है कि यदि संविधान में जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके आधार पर यदि निश्चित संख्या में मतदाताओं द्वारा लोक निर्णय की मांग की जाती है तो उनमें लोक निर्णय किया जा सकता है और नहीं तो विधेयक जहाँ उन कैंटनों में जहाँ ये मतदाता यदि किन्हीं विधेयकों पर इस तरह के लोक निर्णय की मांग नहीं करते तो वो विधेयक जिस रूप में वहाँ की व्यवस्थापका के द्वारा पारित किए गए हैं उसी रूप में हो जाते हैं। जो अन्य कैंटन हैं इनके अलावा उनमें लोक निर्णय की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कुछ कैंटनों में वित्तीय संबंधी विषयों पर भी लोक निर्णय की व्यवस्था है। कुछ कैंटनों में ये व्यवस्था है कि
1 लाख फ्रैंक या उससे अधिक खर्च के लिए या 2 लाख या उससे अधिक राशि के खर्च के लिए लोक निर्णय किया जाना चाहिए। इस प्रकार से स्विट्ज़रलैंड में के जो कैंटन है वहाँ पर पूर्ण संविधान संशोधन के संबंध में, आंशिक संविधान संशोधन के संबंध में और संशोधन प्रस्ताव की पुष्टि के संबंध में और कुछ कैंटनों में लोक निर्णय की व्यवस्था को अपनाया गया है। स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो दूसरा साधन है वो है आरंभक, जहाँ लोक निर्णय जनता की किसी विधेयक या संविधान संशोधन के संबंध में अंतिम स्वीकृति के लिए रखा जाता है। वहाँ आरंभक के माध्यम से जनता को यह अधिकार दिया जाता है कि वह कोई भी संशोधन संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है या वो कोई भी विधेयक संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। स्विट्ज़रलैंड में आरंभिक की जो व्यवस्था है उसको संविधान संशोधन के संबंध में अपनाया गया है और साधारण विधेयक के संबंध में प्रस्ताव के संबंध में इसको नहीं अपनाया गया है, इसलिए इसे संवैधानिक आरंभिक कहा जाता है। वर्तमान समय में स्विट्ज़रलैंड में जो व्यवस्था है उसके अनुसार संविधान के पूर्ण संशोधन तथा आंशिक संशोधन दोनों के विषय में आरंभिक का प्रयोग किया जा सकता है। दोनों ही प्रकार के आरंभ का प्रयोग 1 लाख मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। यदि स्विट्ज़रलैंड के 1 लाख मतदाता ये इस बात पर मत देते हैं कि किसी विषय पर या किसी उस पर संविधान संशोधन किया जाना चाहिए या संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं तो उस पर संविधान संशोधन प्रस्ताव किया जाता है। यदि 1 लाख मतदाताओं के द्वारा पूर्ण संविधान संशोधन या आंशिक संशोधन प्रस्ताव के लिए कोई प्रस्ताव रखा जाता है या प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो उस पर लोक निर्णय लेना आवश्यक तो होता है। जनता की आरंभ की शक्ति पर एक प्रतिबंध अवश्य है कि यदि कोई आरंभक देश की एकता या अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनिवार्य नियम के संबंध में होता है तो वो प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता। पूर्ण संशोधन के लिए जो आरंभिक रखा जाता है उसे यदि स्विट्ज़रलैंड के मतदाताओं का बहुमत स्वीकार कर लेता है तो संघीय सभा का विघटन कर दिया जाता है, उसे भंग कर दिया जाता है और चुनाव के बाद जो नई संघीय सभा बनती है वो संविधान में संशोधन का कार्य करती है। आंशिक संशोधन के संबंध में आरंभ का प्रयोग सविनाशित रूप से किया जा सकता है और अविनाशित रूप से किया जा सकता है। इस तरह से वहाँ पर पूर्ण संविधान संशोधन के लिए और आंशिक संविधान संशोधन के संबंध में आरंभिक की को अपनाया जाता है, अर्थात जनता को संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार दिया जाता है। कुछ कैंटनों में भी आरंभिक की व्यवस्था को अपनाया गया है, जैसे कि जेनेवा कैंटन में केवल संविधान संशोधन विधेयक पर ही आरंभिक की व्यवस्था है। अन्य कैंटन जो हैं वहाँ पर उनमें संवैधानिक संशोधन और साधारण कानून दोनों के संबंध में आरंभिक की व्यवस्था है। आरंभिक के संबंध में भी संबंधित कैंटनों में आरंभिक की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। स्विट्ज़रलैंड में यदि हम देखें तो वर्तमान में सभी देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन प्रणाली को अपनाया गया है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा देश है यहाँ की कुछ कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन प्रणाली को अपनाया गया है और अन्य स्तर पर यदि हम देखें तो संघीय स्तर पर और अन्य कैंटनों में वहाँ पर लोक निर्णय और आरंभक को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था के रूप में अपनाया गया है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो शासन व्यवस्था है वो स्विट्ज़रलैंड में सफल रही है और स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो सफलता है उसका कारण ये है कि वहाँ पर एक विशेष प्रकार की परिस्थितियाँ हैं और उनके कारण लंबे समय के से लेकर आज तक भी स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र सफल है। स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सफलता के निम्न कारण हैं। उनमें से पहला कारण है
स्विट्ज़रलैंड की भौगोलिक स्थिति। स्विट्ज़रलैंड की जो भौगोलिक स्थिति है उसने वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्विट्ज़रलैंड एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या करीब 50 लाख के आसपास है और अन्य देशों से पर्वत आदि के कारण अलग है। इसका एक छोटा आकार, कम जनसंख्या के और दूसरे अन्य देशों से पर्वत आदि के कारण घिरा हुआ होने के कारण इसकी जो ये भौगोलिक स्थिति है उसके कारण यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो साधन हैं उनको अपनाना आसान रहा है और उसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। इसके छोटे आकार के कारण, जनसंख्या कम होने के कारण और इसकी अन्य देशों से तटस्थता की स्थिति के कारण, भौगोलिक स्थिति के कारण यह संभव हो पाया है। स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सफलता में दूसरा जो महत्वपूर्ण योगदान है वो स्विट्ज़रलैंड के नागरिकों का चरित्र है। स्विट्ज़रलैंड के जो नागरिक हैं उनका लोकतंत्र में और प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली में विश्वास है। वहाँ के जो नागरिक हैं वो शांति प्रिय हैं, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं और स्वतंत्र विचार, उदारवादी प्रणाली में विश्वास होने के कारण वहाँ पर जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है और वहाँ के क्योंकि नागरिक जागरूक हैं इस कारण वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, कुछ कैंटनों में यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो साधनों का प्रयोग किया जा रहा है वो वहाँ के नागरिकों के द्वारा अच्छे तरह से किया जा रहा है क्योंकि उनमें देशभक्ति की भावना है, उनमें सूझबूझ है जिसके कारण वो लोक निर्णय या आरंभिक दोनों का प्रयोग सही ढंग से कर पाते हैं। लोकतंत्र की सफलता में तीसरा जो महत्वपूर्ण योगदान है वो ये है कि स्विट्ज़रलैंड में आर्थिक असमानता का अभाव है। स्विट्ज़रलैंड में यदि हम देखें तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बहुत धनवान हैं और कुछ लोग निर्धन हैं। स्विट्ज़रलैंड में सभी लोगों का जो अधिकांश नागरिकों का जो आर्थिक स्तर है वो समान है, ऑलमोस्ट समान है। जो सभी लोग हैं उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं। इस तरह की वहाँ की अर्थव्यवस्था है और इस तरह की अर्थव्यवस्था होने के कारण वहाँ लोकतंत्र शासन प्रणाली सही रूप से कार्य कर रही है क्योंकि लोग अपनी आर्थिक चिंताओं से मुक्त रहकर वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र में अपने कार्यों का या अपने कर्तव्यों का सही रूप से संपादन कर पाते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सफलता में वहाँ पर एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि स्विट्ज़रलैंड में उग्र दलबंदी की व्यवस्था नहीं है, अर्थात वहाँ पर जो राजनीतिक दल हैं वो उनका अपने देश की लोकतंत्र शासन प्रणाली में, अपने देश के राष्ट्रीय हितों में और वहाँ की जो शासन प्रणाली का जो स्वरूप है, वहाँ का जो संविधान है उसमें विश्वास है। इसलिए वहाँ पर दलों का जो गठन हुआ है वो विचारधारा के आधार पर हुआ है। विचारधारा के आधार पर गठन होने के साथ साथ ही सही और गलत का निर्णय करने की वहाँ पर क्षमता है और दलबंदी के कारण वहाँ लोग राष्ट्रीय हितों की अवहेलना नहीं करते। दल वहाँ पर एक स्वस्थ दलीय व्यवस्था पाई जाती है जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है और स्वस्थ दलीय प्रणाली होने के कारण वहाँ पर लोकतंत्र सफल है। लोकतंत्र की सफलता का एक कारण वहाँ पर यह है कि वहाँ स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था है वो पाई जाती है और क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र या वहाँ पर जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की शासन व्यवस्था है वो भी ये कहते हैं कि शासन संबंधी शक्ति जनता में होनी चाहिए और क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में स्थानीय शासन की व्यवस्था है वो भी स्थानीय शासन की व्यवस्था भी नागरिकों को शासन प्रक्रिया में सम्मिलित करने का कार्य करती है और स्थानीय शासन की इस व्यवस्था होने के कारण लोग सार्वजनिक कार्यों का उनको प्रशिक्षण मिलता है और इसलिए वो राष्ट्रीय स्तर पर
जो विधि निर्माण संबंधी कार्य हैं या संविधान संशोधन संबंधी कार्य हैं उनको सही ढंग से संपादित कर पाते हैं। नेक्स्ट कारण है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थायी तटस्थता। स्विट्जरलैंड में प्रजातंत्र की सफलता में एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि स्विट्जरलैंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शांत और अलग थलग राष्ट्र के रूप में कार्य कर पा रहा है। स्विट्जरलैंड में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तटस्थ राष्ट्र के रूप में, और इस कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी भी युद्ध की कोई भी स्थिति आई हो या कोई भी संकट की स्थिति आई हो, स्विट्जरलैंड सामान्यतः उन सब से दूर रहा है, क्योंकि स्विट्जरलैंड ने तटस्थता की नीति को अपनाया है, इसलिए वो किसी अन्य देशों में हस्तक्षेप नहीं करा। इस कारण स्विट्जरलैंड एक सुरक्षित राष्ट्र के रूप में रहा है अपनी तटस्थता की नीति को अपनाने के कारण, और इस कारण स्विट्जरलैंड के जो समस्त साधन हैं उनका प्रयोग उसने आंतरिक राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को सुधार करने में लगाया अपनी इस तटस्थता की नीति के कारण, और इस कारण भी वहाँ प्रजातंत्र सफल हुआ है। स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सफलता में एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि वहाँ जनप्रभुता को बनाए रखने की तीव्र आकांक्षा है। स्विट्जरलैंड के जो नागरिक हैं उनका लोकतंत्र में बहुत विश्वास है, और वहाँ के नागरिक लोक निर्णय और आरंभिक की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। यदि हम स्विट्जरलैंड के संविधान में, क्योंकि 1848 का संविधान भी आया, उससे पहले भी संविधान बने, और अभी लेटेस्ट 99 में जो संविधान लागू हुआ है, हर संविधान में जनता ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन लोक निर्णय या आरंभिक को बनाए रखा है। और उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण यह है कि वहाँ के जो जनता है उसकी लोकतंत्र में बहुत विश्वास है, और वो सक्रिय रूप से सार्वजनिक जीवन में भाग लेना चाहते हैं। इसलिए वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो साधन हैं उनका प्रयोग जनता के द्वारा सही ढंग से हुआ है, और उन्होंने प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवस्था को वहाँ सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में वहाँ बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि वहाँ व्यावसायिक राजनीतिकों का अभाव है। हम अधिकांश देशों में जहाँ लोकतंत्र शासन प्रणाली है, हम देखते हैं कि अधिकतर जगह, बहुत सी जगह जो राजनेता हैं उनके द्वारा राजनीति को व्यवसाय बना लिया गया है, और व्यवसाय बनाने के कारण उनके द्वारा लोकतंत्र में अनुचित साधनों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन स्विट्जरलैंड में जो व्यक्ति राजनीति में प्रवेश लेना चाहता है उसका उद्देश्य समाज सेवा होता है, या वो देश के हित में कुछ ना कुछ योगदान देना चाहता है, और इस कारण वहाँ पर लोक निर्णय या आरंभ की व्यवस्था का दुरुपयोग नहीं हुआ है। यदि हम देखें तो स्विट्जरलैंड में इन सब कारणों से, भौगोलिक स्थिति के कारण, वहाँ के नागरिकों का जो सुदृढ़ चरित्र है, वहाँ पर आर्थिक असमानता नहीं पाई जाती, इन सब के कारण लोकतंत्र में वहाँ स्विट्जरलैंड में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो सफल रहा है।